नमस्कार, स्वागत है आप सभी का कृषि समाचारों के आज के इस अंक में। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की प्रमुख सुर्खियों पर। औषधीय व सगंध पौधों की खेती से किसानों को सबल करने की तैयारी। कोहरे के चलते बर्बाद हो रही है फूलों की खेती। राजधानी के आसपास के क्षेत्रों में बारिश के आसार नहीं। नहरों में ज्यादा पानी छोड़े जाने से किसान परेशान। और शाक भाजी पुष्प प्रदर्शनी 25 फरवरी से। अब कृषि समाचार विस्तार से। सीमैप के वरिष्ठ वैज्ञानिक के अनुसार प्रदेश के 2 गांवों के साथ साथ देश के 100 गांवों को सबल बनाने के लिए सीमैप काम शुरू करने की तैयारी कर रहा है। इसके तहत किसानों को औषधीय व सगंध पौधों की खेती के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा, जिससे उनकी आय में इजाफा हो सके। सीमैप द्वारा विकसित नई नई तकनीकों से ग्रामीणों के सशक्तिकरण और ग्रामों के विकास कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने के लिए अन्य समाज सेवी संस्थाओं के साथ भी कार्य करने की योजना है। संस्थान पहले भी प्रदेश के कुछ जिलों में कार्यक्रमों का संचालन कर चुका है। सहकारी क्षेत्र की सबसे बड़ी कंपनी इफको तथा कृभको आदि के खाद्य बिक्री के आंकड़ों में 20 से 25% तक गिरावट आई है। यही हालत बीजों की बिक्री की भी रही। प्रमाणित बीजों की बिक्री के आंकड़े भी 28 से 30% कम हैं। स्पष्ट है कि किसानों ने घर पर रखे गल्ले को ही बीज के रूप में इस्तेमाल किया है। साथ ही उन्होंने खाद का भी इस्तेमाल मामूली रूप से ही किया है। कृषि विभाग के आंकड़ों के अनुसार इस बार भी पिछले वर्ष की भांति रबी की बुआई 146 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में पूरी हो चुकी है, लेकिन इसमें से काफी बड़ा क्षेत्र बिना खाद व प्रमाणित बीजों की बुआई वाला है। इसका असर आने वाले समय में उत्पादन पर निश्चित रूप से दिखाई पड़ेगा। मौजूदा समय में कोहरे व पाले का सबसे बुरा असर नाजुक फूलों की खेती पर पड़ रहा है। फूलों के कुम्हलाने के साथ साथ फूलों की पत्तियां भी दागदार हो रही हैं। सबसे ज्यादा नुकसान गेंदा, ग्लैडियोलस व गुलाब के फूलों को हो रहा है। अन्य मौसमी फूल भी इससे प्रभावित हो रहे हैं। राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान के वरिष्ठ वैज्ञानिक बताते हैं कि गेंदे का फूल चौड़ा होने के कारण इस पर ओस देर तक टिकी रहती है, जिससे इनकी पंखुड़ियां बेकार हो जाती हैं। ग्लैडियोलस व गुलाब भी इसी तरह बदरंग होकर बेकार हो जाते हैं तथा उनकी गुणवत्ता नष्ट हो जाती है। इससे फूलों को बचाने के लिए हर रोज हल्का छिड़काव अवश्य करें, जिससे पंखुड़ियां व पत्तियां धुल जाएं। साथ ही ओस के चलते ऊपरी जमीन नम नजर आती है, जिसके कारण लोग सिंचाई बंद कर देते हैं, जबकि नीचे जमीन सूखी ही बनी रहती है। इसलिए इस मौसम में भी खेती में नमी रहने के बावजूद हल्की सिंचाई अवश्य करें। बर्फीली हवाओं के चलते राजधानी के आसपास के क्षेत्रों में ठंड बढ़ गई है। मौसम विभाग के निदेशक के अनुसार जम्मू कश्मीर में पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने से मौसम का रुख बदला है। दिन में तेज धूप निकलने से लोगों को राहत मिल सकती है। अगले कुछ दिनों तक राजधानी में बारिश होने के आसार नहीं हैं। राजधानी के आसपास के क्षेत्रों के गांवों की नहरों में ज्यादा पानी आ जाने की वजह से जगह जगह नहरें कटने से किसानों की फसलों को काफी नुकसान हो गया है। नहरों की सफाई के बाद शारदा नहर खंड 2 की संडीला शाखा के मलिहाबाद रजबहे में ज्यादा पानी आ गया है, जिसके चलते आसपास के कई गांवों में नहरों की खांदी कटने से खेतों में पानी भर गया है। किसानों के अनुसार इस बार नहरों की सफाई के बाद विभाग द्वारा ज्यादा पानी छोड़ दिया गया है, जिससे तेज बहाव और दबाव के कारण नहरें जगह जगह कट गई हैं। इस वर्ष चीनी की खपत में गिरावट और अगले वर्ष भारी उत्पादन की संभावना के चलते देश में चीनी की पर्याप्त आपूर्ति रहेगी। सरकार फुटकर बाजार में इसकी कीमतों में कोई वृद्धि न हो, यह सुनिश्चित करने के लिए चीनी के वायदा कारोबार पर भी करीबी नजर रखे हुए है। चीनी की खुदरा कीमत मौजूदा समय में 40 रुपए प्रति किलो है। राजभवन में प्रत्येक वर्ष आयोजित होने वाला प्रादेशिक फल, शाक भाजी एवं पुष्प प्रदर्शनी इस वर्ष 25 व 26 फरवरी को आयोजित की जाएगी। मुख्य सचिव की अध्यक्षता में हुई प्रादेशिक फल, शाक भाजी एवं पुष्प प्रदर्शनी की तैयारी की बैठक में मुख्य सचिव ने अन्य प्रदेशों के भी स्टॉल लगवाने के लिए उन्हें आमंत्रित करने के निर्देश जारी किए हैं। बेहतर प्रदर्शन व स्टॉलों को इनाम भी दिए जाएंगे। आइए अब जानकारी लेते हैं कृषि उत्पादों के ताजा मंडी भावों की। मंडी में गेहूं का भाव कुछ इस प्रकार रहा।
लखीमपुर में 1,810 रुपए प्रति कुंतल, पीलीभीत में 1,825 रुपए, सहारनपुर में 1,895 रुपए और अलीगढ़ में 1,870 रुपए प्रति कुंतल रहा। चना लखीमपुर में 9,020 रुपए प्रति कुंतल, पीलीभीत में 8,690 रुपए प्रति कुंतल, सहारनपुर में 10,830 रुपए और अलीगढ़ में 11,100 रुपए प्रति कुंतल रहा। चावल लखीमपुर में 2,150 रुपए प्रति कुंतल, पीलीभीत में 2,245 रुपए, सहारनपुर में 2,290 रुपए और अलीगढ़ में 2,550 रुपए प्रति कुंतल रहा। सरसों लखीमपुर में 4,140 रुपए प्रति कुंतल, पीलीभीत में 4,085 रुपए प्रति कुंतल, सहारनपुर में 3,925 रुपए प्रति कुंतल और अलीगढ़ में 4,250 रुपए प्रति कुंतल रहा। गुड़ लखीमपुर में 2,830 रुपए प्रति कुंतल, पीलीभीत में 2,675 रुपए प्रति कुंतल, सहारनपुर में 2,675 रुपए प्रति कुंतल और अलीगढ़ में 2,650 रुपए प्रति कुंतल रहा। आलू लखीमपुर में 450 रुपए प्रति कुंतल, पीलीभीत में 445 रुपए प्रति कुंतल, सहारनपुर में 345 रुपए प्रति कुंतल और अलीगढ़ में 480 रुपए प्रति कुंतल रहा। धान लखीमपुर में 1,305 रुपए प्रति कुंतल, पीलीभीत में 1,470 रुपए प्रति कुंतल, सहारनपुर में 1,450 रुपए प्रति कुंतल और अलीगढ़ में 2,400 रुपए प्रति कुंतल रहा। प्याज लखीमपुर में 900 रुपए प्रति कुंतल, पीलीभीत में 915 रुपए प्रति कुंतल, सहारनपुर में 995 रुपए प्रति कुंतल और अलीगढ़ में 850 रुपए प्रति कुंतल रहा। टमाटर लखीमपुर में 780 रुपए प्रति कुंतल, पीलीभीत में 630 रुपए प्रति कुंतल, सहारनपुर में 590 रुपए प्रति कुंतल और अलीगढ़ में 380 रुपए प्रति कुंतल रहा। सेब लखीमपुर में 6,600 रुपए प्रति कुंतल, पीलीभीत में 5,295 रुपए, सहारनपुर में 5,025 रुपए और अलीगढ़ में 5,900 रुपए प्रति कुंतल रहा। केला लखीमपुर में 1,550 रुपए प्रति कुंतल, पीलीभीत में 1,190 रुपए, सहारनपुर में 1,180 रुपए और अलीगढ़ में 1,700 रुपए प्रति कुंतल रहा। तो किसान भाइयों, ये थे आज के कृषि समाचार और मंडी भाव। अगले अंक में नई जानकारियों के साथ हम फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए नमस्कार। किसान भाइयों नमस्कार। कृषि समाचारों के बाद कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। भाइयों, खेती हम सभी करते हैं, मेहनत हम सभी करते हैं, लेकिन हमारे बीच में कुछ किसान ऐसे होते हैं जिन्होंने अपनी मेहनत के बल पर, अपनी तकनीक के बल पर समाज में एक स्थान हासिल किया होता है और बहुत सारे किसानों के लिए वो प्रेरणा का काम करते हैं। इसी तरह के हमारे साथ किसान आज हैं कार्यक्रम में, श्री कल्बे हसन, औरंगाबाद लखीमपुर खीरी से। जी कल्बे हसन साहब, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। धन्यवाद। सबसे पहले हम जानना चाहेंगे, जो हमारा प्रश्न आपके लिए रहेगा वो ये है कि आपकी शिक्षा दीक्षा क्या है, पढ़ाई लिखाई कहाँ से, कितनी? देखिए, मैंने बीएससी किया है और बीएससी के बाद मैंने एलएलबी किया है जी। और एलएलबी के बाद मैंने वकालत का पेशा न चुन के मैंने खेती का पेशा चुना है और मैं नए शोध के हिसाब से और नए तकनीकी ज्ञान से मैं अपने फार्म पे खेती कर रहा हूँ और जिसका मुझे अच्छा लाभ मिल रहा है। आपने उच्च शिक्षा हासिल करके और फिर खेती की तरफ रुख किया, जबकि ज़्यादातर इसके उल्टा होता है कि बहुत सारे किसान भाई ऐसे होते हैं जो पढ़े लिखे होते हैं, खेती करना नहीं चाहते। तो इसके पीछे क्या वजह रही जो आप खेती की तरफ मुड़े? देखिए, मेरे पास पर्याप्त साधन थे एक तो खेती करने के लिए, और बिजली की व्यवस्था, पानी की व्यवस्था, ये सब थी हमारे पास। तो मैंने सोचा क्यों ना अच्छे ढंग से, तकनीकी ढंग से खेती की जाए और नई नई प्रजातियां लेके हम अपने फार्म पे उसको बीज के रूप में भी हम विकसित करें और अपना जो फसल जो है उसको चीनी मिल पे भी ले जाएं। तो इस वजह से मैंने ये चुना और मुझे इसमें अच्छा लाभ मिल रहा है। और मैं अपने जो पढ़े लिखे हमारे नौजवान साथी हैं उनसे भी अनुरोध करेंगे कि अगर खेती में तकनीकी ढंग से और नई जानकारी लेकर शोध केंद्रों से हम संपर्क करके अगर खेती करें तो निश्चित ही हमको अच्छा लाभ मिलेगा। जी कल्बे हसन साहब, हम आपसे जानना चाहेंगे कि आप किसान हैं, खेती कर रहे हैं, लेकिन प्रमुख रूप से आप किस फसल की खेती कर रहे हैं? देखिए, प्रमुख रूप से हम गन्ने की खेती करते हैं। गन्ने के अलावा मैं धान भी लेता हूँ और गेहूं की फसल भी लेता हूँ, ये लाही है, सरसों और चना और मटर,
इसके अलावा हमने आम का बाग भी अपना लगा रखा है, उससे भी हम अच्छा उत्पादन ले रहे हैं। कहने का मतलब है कि तमाम फसलों के साथ साथ आप बागवानी भी करते हैं, लेकिन गन्ने पर आपका प्रमुख जो है लक्ष्य रहता है, फोकस रहता है। हम जानना चाहेंगे कि आप कब से गन्ने की खेती कर रहे हैं? देखिए, गन्ने की खेती मैं 1985 से मैं कर रहा हूँ। और गन्ना एक तो हमारी नकदी फसल है, इसमें मौसम का भी प्रभाव बहुत ज़्यादा नहीं रहता है। अगर हम उसको अच्छे ढंग से बोते हैं तो हमें उसकी अच्छी फसल मिल जाती है, हमको उसका पर्याप्त उसको हमें मूल्य मिल जाता है। इसलिए हम गन्ने की फसल को अधिक महत्व देते हैं। और हमारे पड़ोस में चीनी मिल भी है, तो हमें उसमें गन्ना भुगतान में भी उसमें कोई समस्या नहीं रहती है। इसलिए हम समय पे हमारा गन्ना जाता है और समय पे हमारा भुगतान मिल जाता है। जी। कल्बे हसन साहब, एक महत्वपूर्ण बिंदु होता है किसी भी खेती में, चाहे गन्ने की हो या कोई अन्य फसल हो, प्रजातियों के चुनाव की। जी। तो गन्ने में भी बहुत सारी प्रजातियां ऐसी हैं जो बहुत अच्छा उत्पादन देती हैं, या उनका चीनी पड़ता इतना अच्छा होता है कि मिल उन्हें ज़्यादा अच्छी तरीके से करता है और उनका भुगतान भी जल्दी करता है। तो आप कौन कौन सी प्रजातियों को चुनते हैं इसमें? देखिए, हमारे प्रदेश में इस टाइम जो बहुत अच्छी उपज देने वाली प्रजातियाँ हैं, हमारी को 118 और को 0238, और इसके अलावा हमारे पास को 98-014 है, यूपी 51-25। ये शीघ्र प्रजातियाँ हमारी हैं और जल्दी पकने वाली प्रजातियाँ। इसके अलावा हमारे पास सामान्य प्रजातियाँ जो देर से पकने वाली हैं, उसमें हमारी आप 767 है, हमारी यूपी ये CO 5011 है। इसके अतिरिक्त तो 97-261 शाहजहाँपुर की वैरायटी है, कोशा 82-79 है। ये सामान्य प्रजातियाँ हैं जो अच्छा उत्पादन दे रही हैं और जो इस समय प्रदेश में महत्वपूर्ण जिनका स्थान है हमारी गन्ना प्रजातियों में। जी। कल्बे हसन साहब, एक चीज़ हम आपसे जानना चाहेंगे कि तकनीकी बदल रही है, नई नई तकनीकें खेती में आ रही हैं, गन्ने के साथ भी तकनीकी प्रयोग किया जा रहा है और खास करके बुआई में नई नई तकनीकी प्रयोग की जा रही हैं। आप किस विधि से बुआई करते हैं गन्ने की? गन्ने की दो विधियाँ, एक तो हम ट्रेंच विधि से बोते हैं। ट्रेंच विधि में गन्ना हमारा मतलब छोटी आँख, कम आँख का, 1 आँख के या 2 आँख का गन्ना हम लेते हैं, उसमें टुकड़े जो होते हैं ट्रेंच विधि से। इससे उत्पादन अधिक होता है, हमारा जमाव जो होता है वो बहुत अधिक संख्या में, क्योंकि गन्ने में जमाव की समस्या। जमाव जब अधिक होगा तो हमारे गन्ना ज़्यादा बनेंगे, और गन्ना ज़्यादा बनेंगे तो निश्चित हमें उसका सीधा लाभ मिलता है, हमें उपज हमारा बहुत। जो हमारी ट्रेंच विधि है, इसमें सामान जो हमारी जो परंपरागत जिस विधि से हम लोग बो रहे थे, उससे करीब हम 20 से 25% हम अधिक उपज ले रहे हैं। जी। इसके अलावा हम रेजर से गन्ना बो रहे हैं और 3 फीट पे गन्ने की दूरी रखते हैं। जी। और जो हमारी अच्छी प्रजातियां हैं उन्हीं को हम बुआई कर रहे हैं। कल्बे हसन साहब, एक बात आपने बताई कि ट्रेंच विधि नई विधि किसान बहुत तेजी से अपना रहे हैं, लाभ भी उठा रहे हैं, लेकिन ट्रेंच विधि के साथ सहफसली खेती भी की जा सकती है, खास करके जो बावक गन्ना होता है। तो बावक गन्ने के साथ आप किन चीजों को सहफसल के रूप में? देखिए, ट्रेंच विधि में गन्ने की लाइन से लाइन की दूरी मतलब 4 फीट तक हो जाती है। उसमें हम जैसे अगर सरसों ले रहे हैं तो सरसों की हम 2 लाइनें ले सकते हैं। इसके अलावा अगर हम मसूर ले रहे हैं, मसूर की हम 2 लाइनें उसमें ले सकते हैं। उन्हीं फसलों को हमें चयन करना चाहिए जो फसलें ज़्यादा फैलाव ना लें और सीधी फसलें जो सीधी हों, और जो हमारे गन्ने की खेती के साथ जिनका जो हम खाद डालें, जो हम पानी लगाएं, वो फसलें हमारी प्रभावित ना हो। सही फसली के रूप में उन्हीं फसलों को हम अपने खेतों में चयन करें। आलू की भी खेती अच्छी होती है, उससे भी फसल को लाभ होता है। हमारी सरसों से फसल से हमारी जो है नाइट्रोजन की काफ़ी मात्रा उसमें मिल जाती है फसल को हमारी। इसी से फसली खेती जो शरदकालीन बुआई है, हम तो किसान भाइयों से यही अपेक्षा रखते हैं कि शरदकालीन जो बुआई करें उसमें सह फसली अवश्य लें, ताकि उनको दूसरी फसल भी मिल जाएगी। हमारी जो मूल फसल है गन्ने की, उसको भी हमें लागत का भी हमको उसमें जो पैदा होगा उससे हम लागत में भी लगा सकते हैं और हमारी फसल को लाभ भी पहुँचेगा। कल्बे हसन साहब, ये तो बात हो गई बावक की बुआई की। अब बात करते हैं पेड़ी प्रबंधन की। एक समस्या आती है कि कई बार विशेषज्ञ भी बताते हैं, किसान भी बताते हैं कि पेड़ी की कटाई पर विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए, कि किस तरह से उचित तरीका है, कौन सा अनुचित तरीका, थोड़ा इसके बारे में बताएं आप। देखिए, पेड़ी रखने के लिए हमको जो हमारी जो शीघ्र प्रजाति की पेड़ी है, पहले हम कटाई उसकी करें। एक हमें जो समयबद्ध तरीके से कटाई करना चाहिए हमें जी, और समयबद्ध से कटाई करेंगे तो निश्चित ही हमको उसका लाभ मिलेगा। जैसे हम किसान भाई हमारे जो गन्ने की फसल काटते हैं, इसमें ये गन्ना जो है ये सही ढंग से कटा हुआ है, जमीन की सतह से कटा हुआ गन्ना है। इसमें जो हमारे जो नए किले निकलेंगे वो इसको सीधा इस पर लाभ पहुंचेगा। हमारे गन्ने जो नए कल्ले निकलेंगे वो इससे सीधी कटाई है, जमीन की सतह से कटाई है, ये सही कटाई है। इसके अतिरिक्त कुछ किसान भाई हमारे जो हैं इस ढंग से कटाई करते हैं, जमीन के ऊपर जमीन के ऊपर ये देखिए आप छूटा हुआ है करीब 4 इंच तक मैं समझता हूँ, और इससे हमारा जो है
नुकसान होता है किसान भाइयों को, और कम से कम प्रति हेक्टेयर में 4,000 रुपए तक का इससे नुकसान हो जाता है हमारा किसान भाइयों को। इसलिए कटाई में विशेष सावधानी बरतें। हमारी जो पेड़ी जिसमें है हम छोड़ रहे हैं, जिसकी पेड़ी या हम गन्ने की जो भी कटाई कर रहे हैं, बावा की कटाई कर रहे हैं, पेड़ी कटाई कर रहे हैं, तो ये हम किसान भाइयों से कहते हैं कि बिल्कुल जमीन की सतह से कटाई करें। इस टाइप से गन्ने जो बाहर निकलते रहते हैं उसमें हमारा नुकसान होता है। जो पेड़ी भी होती है हमारी, वो बढ़िया ढंग से फुटाव नहीं लेती है, उसमें किल्ले कम निकलते हैं। ये तो बात हो गई जड़ की। थोड़ा आप जो ये ऊपर का हिस्सा अगोला लाए हैं, तो इसमें क्या ध्यान रखना चाहिए कटाई में? अगोले की बात रही है कि हमारे किसान भाइयों को बहुत से जो काटने आते हैं गन्ने की, उसमें ये कटाई करते हैं, उसमें ये हमारे गन्ने की पोरी जो है ये चली जाती हैं अगोले के साथ में, तो इससे हमारे किसान भाइयों को काफी नुकसान हो जाता है, गन्ना चला जाता है उसमें। तो इसलिए कटाई जो करना चाहिए इस गन्ने के तरीके से, जैसे ये बिल्कुल जहाँ पे हमारी पोरी समाप्त होती है अंतिम पोर तक हम गन्ने की कटाई करें, तो ये हमारा अगोला का भाग चारे के लिए चला जाएगा और नीचे का हमारा गन्ना जो है वो हमारी चीनी मिल को चला जाएगा। तो इससे हमारे किसान को जो गन्ने में कटाई में नुकसान होता है वो नहीं होगा। अच्छा, तो मतलब खेत में बेकार चला जाता है। लेकिन कई बार कल्बे हसन साहब ऐसा होता है कि किसान भाई कई लोगों को बुला करके गन्ना छिलाते हैं एक साथ, तो कटाई में उतना ध्यान नहीं, तो क्या बाद में भी प्रबंधन किया जा सकता है इसका? बाद में ये होता है कि हमको अलग से लेबर करके उसके ठूंठों की कटाई करें, धारदार औजार से उसकी ठूंठों की कटाई करें, तो ठूंठ की कटाई करने से उसके बाद उसमें जाहिर बात है फुटाव अच्छा होगा जो जमीन। लेकिन हम प्रयास से करना चाहिए, कटाई किसान भाइयों को अपने लेबर से या स्वयं करना चाहिए। कल्बे हसन साहब, एक बहुत बड़ा बात आती है, बहुत बड़ा मुद्दा है खेती में कि रोग और बीमारी का। गन्ने में भी बहुत सारे रोग और बीमारी लगते हैं, तो आप क्या सावधानी रखते हैं कि खेतों में रोग ना लगे, और अगर लग गया है तो उसे नियंत्रित कैसे करते हैं? देखिए, गन्ने में बुआई के समय हम अगर विशेष ध्यान रखें, भूमि उपचारित भूमि करें, हम अपनी सॉइल टेस्टिंग करा लें। इसके अलावा हमारे जो जैविक जो हमारे ये नियंत्रण के लिए आ गए हैं, इससे हमारा बुआई के समय बावेरिया एक है, हमारे शोध परिषद से डेवलप की गई है। एक हमारा आपका ट्राइकोडर्मा है, ये हमारा जो गन्ने में होने वाली बीमारियां हैं जी, ये काना रोग है आपका, ये सब रोकेगा। इसके अलावा जैसे बावेरिया, इससे हम जो है जो कीड़े वगैरह हैं इससे हमारे कंट्रोल होते हैं। इसके अलावा भूमि उपचारित करने के लिए हम रीजेंट का इस्तेमाल कर सकते हैं, फोरेट का इस्तेमाल कर सकते हैं, टॉप बोरर है आपका, हमारा शूट बोरर है, ये सब आप कंट्रोल कर सकते हैं। जी, कल्बे साहब, हम आपसे ये पूछना चाहेंगे कि जैसे कोई भी काम करिए तो उसमें थोड़ा ये देखा जाता है कि लागत क्या हुई, मुनाफा क्या हुआ। तो आपकी जो खेती है वो लगभग कितने एरिया में है, और कितना आप साल में उसमें लागत लगाते हैं और कितना मुनाफा मिल जाता है? मैं स्वयं अपनी जो भूमि पे करता हूँ, करीब 12 एकड़ में खेती मेरे पास है, और उसमें 8 से 10 एकड़ में गन्ना लेता हूँ, इसके में गेहूँ या धान वगैरह लेता हूँ। और जहाँ तक लागत की बात आपने बताई है, गन्ने में मैं 12-15 हज़ार रुपये मेरी प्रति एकड़ लागत आती है, और जो हमारा उत्पादन जो हम लेते हैं उससे लाभ लेते हैं वो करीब 90 हज़ार से 1 लाख तक हमारा प्रति एकड़ हम उसमें बचत होती है हमारी। जी। अच्छा, एक चीज़ और कि आपने इतना अच्छा काम किया, काफ़ी नाम है आपका, बहुत सारे किसान जानते हैं, मैंने भी आपको बहुत सुन रखा है, कुछ पुरस्कार भी मिले हैं आपको? जी, मुझे राज्य स्तर पे मुझे गन्ना में पुरस्कार मिले हैं, और जिसमें पेड़ी पे भी मुझे मेडल्स मिले हैं। मुझे ये कई राज्य स्तर पे मुझे ये मेडल्स मिले हैं, और सर्टिफिकेट्स वगैरह मुझे मिले हैं, और गन्ना शोध परिषद से भी मुझे पुरस्कार दिया गया है। नई प्रजातियां मैं अपने फार्म पे विकसित करता हूं, फार्म वहां से लेके मैं, तो इसलिए बड़ा मुझे शौक है खेती का, उत्पादन भी ले रहा हूं। एक गन्ने की खेती को मैं बहुत मेहनत से और लगन से करता हूं। जी, देखिए, जब कोई काम व्यक्ति करता है और सफल होता है तो उसकी योजनाएं और ज्यादा बनती हैं। भविष्य में आपकी क्या योजना है गन्ना उत्पादन को लेकर के? नहीं, गन्ना उत्पादन में हम चाहते हैं कि बीज पे हम और ध्यान दें। गन्ने जो हम अपनी जो नर्सरीज हैं उसको हम और डेवलप करें, ताकि हमारे आस पड़ोस में जो हमारे वो किसान भाई हैं जिनको नया गन्ना नहीं मिल पाता है, तो हम चाहते हैं नई प्रजातियां शोध केंद्र से हम ला के अपने फार्म पे बोएं, और हमारे जो और किसान हैं, हमारे पड़ोसी किसान जिनको नई प्रजातियां नहीं मिलती हैं, जो पुरानी प्रजाति हैं, हम चाहते हैं वो खत्म हो, नई प्रजातियां हमारे किसानों के बीच में आए जिनसे अच्छा उत्पादन मिले। और जो चीनी मिल भी जिनको पसंद करते हैं, आज चीनी मिल, बहुत सी चीनी मिलें हैं और किसानों को सहयोग कर रही हैं। नई प्रजातियां उन्होंने अपने फार्म डेवलप कर रखे हैं, फार्म पे नई प्रजातियां बो रहे हैं, तो वो किसानों को सीधे दे रहे हैं। तो मैं समझता हूँ अगर नई प्रजाति हम बोएंगे और नए तकनीकी कुछ चीनी मिलें तकनीकी सहयोग भी दे रही हैं, तो किसानों को समय समय पे गोष्ठियाँ करके वो किसानों को समय समय पे ये बता रही हैं कि आपको इस समय खेत में क्या करना चाहिए, आपने बुआई कर ली है, कब आपको मिट्टी चढ़ाना है, कब उसमें क्या दवाएं प्रयोग करना है।
तो मैं समझता हूँ किसान भाई इन सब नया बीज और नया तकनीकी ज्ञान से अगर खेती करेंगे तो निश्चित उनको लाभ मिलेगा। जी, कलबैसन साहब, आज आप हमारे कार्यक्रम में आए और हमारे किसानों को अपने अनुभव की इतनी महत्वपूर्ण जानकारी दी, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। तो किसान भाइयों, आज के कार्यक्रम के माध्यम से आपने जानकारी ली कि अगर हम गन्ने की वैज्ञानिक ढंग से खेती करते हैं, उचित देखभाल करते हैं, तो निश्चित रूप से नकदी फसल है, हमें अच्छा लाभ प्राप्त होता है। हमें आशा है कि आज के कार्यक्रम से आप लोग जरूर लाभ उठाएंगे, अच्छी खेती करेंगे, अच्छा मुनाफा कमाएंगे। अब हमें दीजिए अनुमति। नमस्कार।